नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी चर्चा करने, जो चर्चा आपको याद दिलाएगी कि इस दुनिया में मीटिंग्स तो बहुत होती हैं, यात्राएं भी शायद नेताओं की बहुत होती होंगी, लेकिन कुछ खास मीटिंग्स या यात्राएं कहलाती हैं। उनमें से ही एक मीटिंग्स इस साल की शुरुआत में लगभग मध्य में आपने ट्रंप के आगमन के बाद इन दोनों की देखी, जिसमें रूस के पुतिन और अमेरिका के ट्रंप आपस में मिले तो दुनिया की पूरी नजरें इन पर गड़ी हुई थी कि शायद दुनिया में शांति आ जाएगी। ऐसी ही एक मीटिंग और देखी जब शी जिनपिंग ने पूरी शक्ति प्रदर्शन के रूप में एससीओ की समिट बुलाई। भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन वहां पहुंचे और सबकी एक मीटिंग का दृश्य निकल कर आया। दुनिया ने इस पर भी खूब चर्चाएं बनाई। एक ऐसी ही मीटिंग फिलहाल होने जा रही है, जो कि शायद इस साल की शुरुआत से ही अपेक्षित थी, जिसके लिए न जाने कितने लोग सोचते हैं कि अगर ये मीटिंग टाइम से हो गई होती या ये दोनों लोग पहले ही बतिया लिए होते तो दुनिया पर टैरिफ रूपी बम ना गिरा होता। क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले टैरिफ नामक हथियार का जो उपयोग किया था, वो इन्हीं के ऊपर तो किया था। ऐसे में इन दोनों की मीटिंग कितनी खास है, आज के सेशन में इसका जिक्र होगा। क्योंकि इन दोनों की मीटिंग ना केवल अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे के लिए खास मानते होंगे, बल्कि दुनिया में चले आ रहे पूरे ट्रेड वॉर में इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। तो आज के सेशन में जिक्र होगा इस मीटिंग का, क्योंकि फिलहाल ये घटना अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनकर के दुनिया में तैर रही है कि ट्रंप इस महीने के आखिर में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। और उनकी इस मुलाकात के साथ-साथ बहुत सारे प्रश्न दुनिया में तैर रहे हैं कि क्या उस दिन टैरिफ युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने सब पर जो बोझा लादा वो सबसे पहले चीन को ही टैरिफ से तना करके फिर दुनिया को ट्रायल के रूप में लेना शुरू किया था। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं को एक्सटेंड करते हुए मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मेरे रिकॉर्डेड बैच के साथ में मेरी क्लासेस भी हैं, साथ में लाइव टेस्ट भी हैं और इस बार आप लोगों को हमारे हैंड रिटन नोट्स भी इस अवसर पर क्लासेस के साथ-साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ में आप हमारे बातें बाजार की के जो कोर्स हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के, उन्हें बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। दशहरा अवसर ऑफर लागू है। कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर आप उसका यूज़ करें। आइए साथियों चर्चा करते हैं इस साल की उस सबसे बड़ी घटना की, शायद सबसे बड़ी ना कहें तो प्रमुख घटनाओं में से सबसे बड़ी घटना की। चर्चा है कि ट्रंप जब से इलेक्शन जीते उसके बाद से उन्होंने दुनिया को अपने नजरिए से व्यापारी ट्रंप बन के देखना शुरू किया और उस व्यापारी ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ रूपी हथियार से अवगत कराया। शायद उससे पहले दुनिया किताबों में तो पढ़ी हुई थी, लेकिन रियल टर्म्स में तब पता चला जब ट्रंप ने अपनी तरफ से कनाडा पर 25%, चाइना पर 10%, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लाद दिया था। आपको याद होगा, शुरुआत में ट्रंप ने कनाडा पर यह कहते हुए टैरिफ लादा था कि यार तुम ना हमें बहुत सारा माल बेचते हो, बॉर्डर पर हिफाजत नहीं करते हो, तुम्हारे यहां से एक ड्रग है जिसका नाम फेंटानिल है, जिसको चाइना बनाता है, तुम्हारे बॉर्डर से हमारे देश में घुसा देता है, तो तुम्हें पनिशमेंट रूपी हम टैरिफ दे रहे हैं। उस समय ये टैरिफ बहुत लगा था। दुनिया को लगा अरे यार ये टैरिफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये होता क्या? खूब चर्चाएँ हुई। चाइना का नाम भी उसमें शामिल आया कि साहब चाइना पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन दिनों चाइना को पता था कि दुनिया में वो सप्लाई चेन का किंग पिन है और ऐसे में अगर वो नाराज़ हो गया तो दुनिया में सारी सप्लाई रुक जाएँगी। तो ऐसे में चीन ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए रिवर्स में उतना ही ट्रंप पर यानी कि अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। इससे ट्रंप चिढ़ गए। ट्रंप चिढ़ गए तो फिर भाई साहब रस्साकसी शुरू हुई। रस्साकसी शुरू हुई 10 से 20, 20 से 54, 54 से 104, 145, 245, थोड़ा ये बढ़ाएँ तो फिर उतना वो बढ़ा दे, फिर ये बढ़ाएँ, फिर वो बढ़ा दे। बढ़िया दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रही। कोई बात नहीं साहब। इस रस्साकसी में हुआ ये कि ट्रंप का ना डर निकल गया और दुनिया के प्रति से उसका जो झिझक थी ना, वो कहीं न कहीं समाप्त हो गई। उनके मन में ये भावना आ गई कि अब जब मैंने दुनिया की सप्लाई चेन कही है या दुनिया की सेकंड पावरफुल कंट्री चीन के साथ ही झगड़ा मोल ले लिया, तो अब तो ये सब चुन्नू-मुन्नू टाइप के देश हैं, इनको तो मैं निपटा दूँगा। और सच बात भी ये है कि उसने अपने सारे मित्र राष्ट्र, जितना चाहे यूरोप बैठा हो, चाहे हम भी हों यार, उनको उसने ये समझा कि यार ये तो क्या ही हैं। जब चीन के साथ हम इतना व्यापार करते हैं, जो चीन हमारे साथ आँख में आँख डाल कर के पिछले कार्यकाल में भी दिखा रहा था, जब मैंने उन्हीं को साध लिया तो अब कुछ है नहीं। इन दोनों के बीच में रस्साकसी चलना शुरू हुई। इस रस्साकसी का मुख्य केंद्र कुछ और था। अगर आप चल कर के कुछ डेटास को फिगर फिगर आउट करें तो समझ भी पाएँगे। असल में क्या है ना कि अमेरिका और चीन का जो व्यापार है, उस व्यापार में चाइना बहुत पैसा कमाता है अमेरिका से। कितना कमाता है उसका आंकड़ा समझना।
अमेरिका और चीन का व्यापार कुल पड़ता है 582 बिलियन डॉलर का, मतलब दोनों देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला दिया जाए तो, जिसमें से चाइना अमेरिका को जो व्यापार करता है वो है 438 बिलियन डॉलर का। 438 बिलियन डॉलर का चाइना अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका चाइना को 143.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ये 2024 की बात बता रहा हूं। दोनों का अंतर निकालो तो 295.5 बिलियन डॉलर, लगभग 300 बिलियन डॉलर का लाभ व्यापार से चीन कमाता है अमेरिका से। अच्छा, ये तीन देश हैं ऐसे। तीन देश में एक का नाम मैक्सिको, एक का नाम कनाडा और एक का नाम चाइना। अगर इन तीनों का कुल व्यापार जोड़ दिया जाए ना तो ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पड़ता है जो अमेरिका से करते हैं। और ये अमेरिका से व्यापार करके लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर साल का कमाते हैं। ये 1 ट्रिलियन डॉलर मजाक नहीं है। भारत कुल जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के नहीं बन पाया है। पूरी जीडीपी की वैल्यू 4 ट्रिलियन, और ये तीन देश मिलकर के अमेरिका से लाभ इतना कमा लेते हैं। सोचो अमेरिका खुद कितनी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर वो बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा बाजार है। बाजार आप कहेंगे नंबर्स में तो हम लोग हैं, लेकिन पेइंग कैपेसिटी के अंदर अगर आप बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वहां के लोग पैसे देते हैं, और जब पैसे देने वाली बात हो तो दुनिया के लोग पैसे कमाते हैं। अमेरिका जब मतलब ट्रंप के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगा तो अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि लोग यार हमसे कमाते ही कमाते हैं, हम भी तो उनसे पैसे कमाएं, और कमाने के लिए हम अपनी तरफ जब भी कोई सामान बेचने आए उससे कुछ टैरिफ वसूलते हैं, ताकि कुछ कट तो हमें भी मिले। और जब हमारा माल उनके यहां बिकने जाए तो वो हमारे ऊपर टैक्स थोड़े कम लगाएं, ताकि हम अपना सामान बेच करके लाभ कमाएं। बस इसी को लेकर के ट्रंप ने दुनिया में चाइना के साथ झगड़ना शुरू किया। लेकिन चाइना इस बीच में कितना बड़ा बन चुका था यह भी दुनिया को बाद में पता चला। कैसे? जब वो अमेरिका से झगड़ रहा था उसी बीच में चाइना ने अमेरिका को भेजे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद कंट्रोल कर लिए। जैसे ये रेयर अर्थ मेटल्स को बेचा कर, रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया करता था। किसी को पता भी नहीं चला, चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचना रोक दिया। इतनी सी बात थी, लेकिन किसी को नोटिस नहीं हुई, थोड़ा बहुत माल था। बाद में पता चलता है कि अमेरिका की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, चाहे स्पेस से जुड़ी हो चाहे डिफेंस से जुड़ी हो, वो चीन के एक्सपोर्ट पर टिकी हैं। चीन ने उन्हें कंट्रोल करके ट्रंप को यह रियलाइज किया कि नहीं, अगर ये आपको नहीं मिली तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ट्रंप झुके, और ट्रंप को चाइना के साथ डील में आना पड़ा। समय लगा, लेकिन डील आते आते यहां तक आ गई कि अब चाइना अमेरिका को मात्र 30% टैरिफ पर सामान बेच रहा है। हम लोग 50% में चल रहे हैं, वो 30% में चल रहा है। चाइना ने अमेरिका को ना केवल झुकाया, बल्कि अमेरिका से यह परमिशन भी ली कि चाइनीज छात्र अब अमेरिका ज्यादा बड़ी संख्या में पढ़ने आएंगे। ट्रंप की यह पहली हार थी। जियोपॉलिटिकल हार में आपने केवल युद्ध में उनकी हार देखी, लेकिन सही मायने में किसी दूसरी इकोनॉमी के सामने यह अपने आप को फेल होते हुए देखे। लेकिन हां, ये भी समझ चुके थे कि चीन के साथ व्यापार अगर करना है तो इसे किसी ना किसी तरीके से अंगेज करना होगा। इन्होंने यही तरीका अपनाया। कई तरह की इनके साथ में ट्रेड वार्ताएं की। इन ट्रेड वार्ताओं में ट्रंप ने अपना पुराना दाव चला। पुराना दाव क्या था? व्यापारी होने का दाव। व्यापारी होने के दाव की कहानी में टिकटॉक को खरीदा गया। इसकी कहानी बड़ी रोचक है, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी ब्रीफ करता हूं। देखिए, जब क्या हुआ ना, पिछली बार जब इलेक्शन था, यानी कि जब ट्रंप जिसमें जीत कर आए, उस समय बाइडेन और ट्रंप जब आमने सामने थे, बाद में बाइडेन बैठ गए उनकी जगह, फिर उनकी टीम से उतारा गया। हुआ क्या कि उस इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका चुनाव में उतरा हुआ था। ट्रंप को जिताने के लिए एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था। दूसरी तरफ से ट्रुथ नाम से ट्रंप अपना सोशल मीडिया चला ही रहे थे। चाइना का टिकटॉक भी अमेरिका में बहुत देखा जा रहा था। असल मायने में चीन की कंपनी जो बाइट डांस है, जो ये बनाती है, उसका चाइना के बाहर अगर कोई बहुत बड़ा यूजर है, उसका नाम है अमेरिका। टिकटॉक का बहुत ज्यादा यूज अमेरिका में होता है। और ऐसे में ट्रंप जब चुनाव में उतरे थे तो ट्रंप ने टिकटॉक का बहुत यूज किया था अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में। नुकसान बाइडेन को हुआ था। चुनाव का कैंपेन तो पहले ही शुरू हो जाता है, तो बाइडेन जाते जाते क्या किए कि टिकटॉक पर बैन की घोषणा कर गए। टिकटॉक बैन के लिए घोषणा हुई, कोर्ट में टिकटॉक कंपनी पहुंची, कोर्ट ने भी यह मान लिया कि नहीं भाई, हमारा डेटा विदेशों में नहीं जाना चाहिए, इस आधार पर अगर तुम पर बैन लगता है तो सही है। बाइडेन चले गए, ट्रंप आए। ट्रंप ने इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आपदा में अवसर के रूप में देखा, और किया क्या? चाइना से कहा कि देखो, पुराने आदेश के अनुसार तुम पर बैन लगना है, इस तिथि को तुम्हारे ऊपर बैन पूरी तरह लग जाएगा। या तो पूरा कारोबार बंद करके जाओ, या ये हमें बेच दो। चाइना से बाहर वाला जो कारोबार है, या फिर जो अमेरिका इटसेल्फ के अंदर जो तुम्हारा कारोबार है, ये हमें दे दो। हम इसे ऑपरेट भी कर लेंगे और इसके तुम्हें पैसे भी दे देंगे, लेकिन तुम्हारी को यहां का काम केवल तभी करना होगा जब कोई अमेरिकी मालिक इसका होगा। भाई साहब, इस रस्साकसी में चीन ने टिकटॉक खो दिया।
और उसने बकायदा इसे सेल कर दिया $14 बिलियन में अमेरिका को। अमेरिका ने कहा कि हम खुद ही यहाँ के उद्योगपतियों को ढूंढेंगे और उन्हीं को ये चीज पकड़ाएंगे। तो ये खबर है, आप देख सकते हैं, सितंबर 26 की, जिसमें द आर्ट ऑफ डील के नाम पर व्हाइट हाउस ने लिखा कि टिकटॉक को यूएस के लिए अब ले लिया गया चाइना से। ठीक है साहब, ये खबर बाहर आती है। इस खबर के बाहर आने के बाद चीन में एक मलाल तो है ही कि यार अमेरिका नेगोशिएशन में उसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट छीन लिया, सोशल मीडिया के अंदर उसे ऊपर नहीं आने दे रहा। इस दौर में इन लोगों के बीच में मल्टीपल टाइम की बातचीत हुई, जेनेवा, लंदन, स्टॉकहोम, मैड्रिड। रिसेंट इनकी मैड्रिड के अंदर बातचीत हुई और इन बातचीत में तय हुआ कि दो बड़े दिग्गजों की मीटिंग करवाई जाती है। अच्छा, मीटिंग किनकी होनी है? शी जिनपिंग की और ट्रंप की। ये बात कहां से निकल कर आई? असल में हुआ ये, ट्रंप को ये रियलाइज तो हो चुका था कि चाइनीज सामान पर हमारी निर्भरता है। $300 बिलियन हम चाइना को देते जरूर हैं, लेकिन चाइना वाले हमें उस उतनी एवज का सस्ता माल भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अमेरिका भी चीन को कुछ सामान तो बेचता है, लगभग $150 बिलियन के सामान बेचता है। उनमें से लगभग $12.5 बिलियन साल का अमेरिका चाइना को सोयाबीन बेचता है। अब इस सोयाबीन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। मतलब ये ऐसा प्रोटीन है जिसके लिए अमेरिका और चाइना बहुत बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चाइना बहुत प्रोटीन खाता है साहब। चाइना, ये जो फिश कंट्रीज है ना, जो फिश बहुत कंज्यूम करते हैं, फिश के अल्टरनेट्स में प्रोटीन सोर्स में सोयाबीन का बड़ा कंजप्शन होता है। और ऐसे में सोयाबीन के प्रमुख यूजर्स में से एक चीन है। चीन को खरीदने के लिए सोयाबीन अमेरिका बहुत सस्ता माल दे देता था। हमेशा अमेरिका का जो सबसे बड़ा सप्लाई, मतलब अमेरिका साल का अगर 100 किलोग्राम सोयाबीन बेचता है तो 54 किलोग्राम अकेला चाइना खरीदता था, आप ऐसे समझिए। दुनिया में अगर बात करें सोयाबीन उत्पादकों की, तो सबसे ऊपर चलता है ब्राजील, उसके बाद है अमेरिका और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है। ये लगभग दुनिया का 80% सोयाबीन तीन ही लोग पैदा करते हैं। ठीक है, अमेरिका पैदा ही बेचने के लिए करता है, उसको इतना नहीं खाना है, वो बर्गर खा के खुश है। ऐसे में यहां पर ये जो सोयाबीन की खेती है ना, ये इन दोनों के बीच में फिलहाल बातचीत का बड़ा कारण बन चुकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बाय द वे, एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पिछली बार 2019 में मिले थे। व्यक्तिशः ये दोनों अब 6 साल बाद मिल रहे हैं। हालांकि इन लोगों की फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब इनका मिलना हो रहा है। आयोजन बड़ा खास है। आयोजन क्या हो रहा है? असल में ट्रंप एशिया आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे की थोड़ी सी जियोग्राफिकल बात है जो आपको समझनी चाहिए। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। आपके सामने एक मैप है साथियों। इस मैप को अगर और गहराई से देखें तो यहां पर आप देखेंगे ये पैसिफिक ओशियन है। इस पैसिफिक ओशियन के दोनों तरफ, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, अगर हम देखें तो कुछ देश हैं। इन देशों को एक विशेष कलर के साथ कोड किया हुआ है। ये जो देश आपको दिख रहे हैं, ये संख्या में 21 हैं। ये 21 देश एशिया और पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड और जो है उनका एक समूह है। इसे ही एशिया पैसिफिक कहा जाता है, एपेक। एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं ये सारी की सारी, जिन्हें आप इस समय देख रहे हैं। इनकी एक बैठक होती है, इसे कहते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक बैठक होती है से मतलब हर साल होती है एक बैठक। पिछले 30-40 साल से चली आ रही है, 30 साल से चली आ रही है। इस बैठक में चूंकि अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है और चाइना भी पार्टिसिपेट करता है। आप मैप को ध्यान से देख रहे होंगे तो रशिया भी आपको विजिबल हो जाएगा। हालांकि पुतिन का आना इस बैठक में भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इन दोनों सुपर पावर्स का, सुपर पावर्स जो पैसिफिक ओशन के दाएं बाएं रह रही हैं, ये दोनों सुपर पावर्स बैठक करने जा रही हैं इस महीने के अंत में साउथ कोरिया में। मैप पर जूम करने पर दिखाई देगा वो देश, चिन्नू सा देश है, ये रहा साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया में इस महीने के अंत में मीटिंग हो रही है। ये सारे के सारे देश यहां इकट्ठे हो रहे हैं। इन देशों के आपस में जब बातचीत होंगी तो उसमें ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जैसे नाटो के अंदर मुद्दा सुरक्षा होता है, ऐसे एपेक के अंदर, बैठक के अंदर मुद्दा ट्रेड होता है। अब एक और मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं। दुनिया में ये जो आप समुद्र देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ इंडियन ओशन दिख रहा है, यहाँ एटलांटिक ओशन दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको गल्फ दिखेगा, इंडिया के पड़ोस में ये रहा गल्फ, है ना। ऐसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रहा है। इनके अराउंड कुछ मतलब समूह बने हुए हैं। जैसे ये जो आप इंडियन ओशन देख रहे हैं ना, इस इंडियन ओशन के आसपास एक समूह है जिसका नाम है IORA, इंडियन मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। मतलब इसका जो मेजर काम है वो ये है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो आपस में किस तरह की बातचीत करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अमेरिका और ये वाला जो यूरोप है ना, इनके ही इर्द गिर्द नाटो बना हुआ था, यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द मैंने आपको बताया एपेक। एपेक के अंदर क्या था?
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, है ना? जैसे इंडियन ओशन के अंदर आईओआरए हो गया, ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो ये बिम्स्टेक अगर आपने सुना हो, तो बिम्स्टेक जो है ना वो इस बे ऑफ बंगाल के आसपास हो गया। ऐसे गल्फ के अराउंड में जीसीसी हो गया, गल्फ कॉर्पोरेशन, है ना? तो इस तरह से दुनिया भर में समुद्रों के आसपास कई तरह के समूह बने हैं। उनमें से सबसे पावरफुल जो इकोनॉमिक रूप से है वो ये एपेक है, ठीक है? उसकी बैठक होने जा रही है यहां पे। तो अब आप पूछेंगे सर इस एपेक के अंदर क्या भारत पार्टिसिपेट नहीं करता? देखिए अगर ज्योग्राफिकल आंसर दें तब तो बात यह है कि इंडिया चूंकि पैसिफिक ओशन में पैर ही नहीं लगाता, तो ऐसे में तो हमारा यहां होना लाजमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें भारत जाना जरूर चाहता है। हमने इसमें अप्लाई भी किया था, लेकिन जब शुरुआती रूप में ये अराउंड 1989 ये संगठन की स्थापना हुई थी और हमने जब इसमें ट्राई किया था जाने की, उस समय यह हुआ कि इंडिया को यह कहकर के इस संगठन में नहीं लिया गया कि आप लोग ना क्लोज्ड इकोनॉमी हैं, मतलब टाइप ऑफ नॉर्थ कोरिया को अगर आप यहां देखें तो यहां पे नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं है, जबकि वो पैसिफिक ओशन में है। आप खुली इकोनॉमी नहीं, आप अपने मतलब इकोनॉमी में लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देते। उस समय तक हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो अपनाया नहीं था। तो जब हमने वो नहीं अपनाया था, तो इनने कहा कि नहीं फिर आप खुलेपन के साथ काम नहीं कर पाएंगे, फिलहाल के लिए तो आप रहने दीजिए। हम लोग ने भी तब एफर्ट्स नहीं मारे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारे देश में, फिर हमने दुनिया की कंपनियों को अपने देश में आने दिया, हमने अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे हम लोग वैश्विक इकोनॉमी बनने लगे। फिर हमने दोबारा जब ट्राई किया, उस समय तक इनके यहाँ एक नियम आ गया था 1997 में। नियम ये आ गया कि ये किसी और देश को इनवाइट ही नहीं करेंगे, आने ही नहीं देंगे। जबकि 1998 में इन्होंने रशिया को एंट्री कराई थी, लेकिन 1997 में इन्होंने रशिया से आवेदन पहले ही ले लिया था और नियम बना दिया था कि भाई ये अब आखिरी कंट्री है, इनके बाद हम किसी को नहीं घुसने देंगे। ऐसा कह के फिर इंडिया के ऊपर बैन लग गया एक तरीके से, मतलब वो आ नहीं पाया। ये नियम आज तक चला आ रहा है कि इस संगठन में अब कोई और शामिल नहीं हो पाता। 1998 में अगर कोई शामिल हुआ तो उसके बाद में अब कोई शामिल नहीं हो पाता। इंडिया के एप्लीकेशन को एक तरीके से अब ये माना जाता है कि हाँ देखेंगे, बाकी आपसे तो बातचीत हो ही जाती है, आपको डायलॉग पार्टनर बना लेते हैं, आपको ऑब्जर्वर बना लेंगे, इस तरीके से। इसकी जब 2023 में मीटिंग हुई थी ना, वो अमेरिका में ही हुई थी। और उस मीटिंग में भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने में। तस्वीर दिखाऊंगा आपको अभी। और वो जब मीटिंग हुई थी तब भारत का प्रतिनिधित्व वो जब कर रहे थे, मुद्दा यही था कि भाई हम भी ट्रेड के अंदर जानना चाहते हैं कि फ्री ट्रेड कैसे होगा, ओपन इकोनॉमी कैसे हो, ट्रेड बैरियर्स को कैसे हटाया जाए। भारत इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो उम्मीद है आप एपेक का महत्व समझ गए हो। इस महत्वपूर्ण इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां से चल के ये इस तरफ आ रहे हैं, ये एशिया है। तो एशिया में कौन आ रहे हैं? ट्रंप आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है और न्यूजीलैंड भी इस मीटिंग में आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण किस तरह से है, उम्मीद है आपको वो समझ में आया हो। ठीक है, तो एपेक की पूरी कहानी 21 देशों का ये समूह है और इस समूह के अंदर भारत ने भी ट्राई किया, लेकिन फिलहाल हम नहीं है। यहां पर ये तमाम देश हैं जिनके नाम हमने दिखा दिए। भारत के ट्राई के ऊपर मैंने आपको जानकारियां दे दी। अच्छा, अब क्या होता है कि इसकी मीटिंग के अंदर मैंने एक बात बताई ना आपको, जब गए थे पिछली बार तो ये आपको पीयूष गोयल जी दिखाई दे सकते हैं, बाइडेन और शी जिनपिंग आपको दिखाई दे सकते हैं। 2023 की एपेक की बैठक है। ऐसी ही एपेक की बैठक इस बार साउथ कोरिया में हो रही है और वहां पर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, तो शी जिनपिंग भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। ये पिछली बार जब दोनों साथ थे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति, तब इन दोनों को आपने साथ में देखा था। इस बार भी जब होंगे तो ये बैठक बहुत मायने रखती है। अब आप पूछेंगे ओहो, ये तो साउथ कोरिया आ रहे हैं, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? देखिए, भारत भी एससीओ मीटिंग में गया था, एससीओ मीटिंग में गया था, लेकिन वहां पर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई, या फिर भारत के प्रधानमंत्री की, पुतिन की, शी जिनपिंग की, तीनों की मीटिंग हुई। दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ ना। इसी तरह से यहां पर ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की एक तरह से कहिए तो अभी कुछ दिनों पहले जब वो गल्फ में आए थे, जिस समय वो कतर वगैरह पर आए थे, उसके बाद में उनकी अब एक तरह से दूसरी मीटिंग है जब ये बाहर कहीं जा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि उसके बाद में ये लंदन भी जा चुके हैं, लेकिन एक तरह से प्रमुख रूप से ट्रेड के नाम पर ये बड़ी मीटिंग कंसीडर की जा रही है। ठीक है, इस मीटिंग में ये दोनों लोग बतियाएंगे। बतियाएंगे क्या? सोयाबीन। अब ये कहेंगे कि ये सोयाबीन की क्या कहानी है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। ये ऐसा मामला है कि जिसके चलते अमेरिका चीन के साथ सीरियसली सरेंडर हो चुका है। मतलब ऐसा हो रखा है कि भाई साहब इस चीज को हटा दो, नहीं तो हम लोग ना खराब हो जाएंगे। कैसे खराब हो जाएंगे, अब इसको समझो। आपको याद है ना, भारत को अमेरिका अपनी तरफ से भुट्टे बेचना चाहता था, मतलब मक्का बेचना चाहता था। इस पर हमने बताया भी था कि जीएम मक्का को लेकर के किस तरह के बयानबाजी चल रही है, हमने सेशन किए थे। सोयाबीन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में सोयाबीन के उत्पादकों में सबसे ज्यादा, लगभग 163 मिलियन ऑफ टन सोयाबीन केवल और केवल ब्राजील पैदा करता है। नंबर 2 पर अमेरिका 122.7 मिलियन टन
सोयाबीन पैदा करता है। दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स को अगर आप देखें तो ब्राजील, यूएस, अर्जेंटीना टॉप पर आते हैं। यहां पर अर्जेंटीना देखना मत भूलिएगा। भारत को अगर आप देखोगे तो 5वें नंबर पर आता है, 12.58 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादक में भारत शामिल है। लेकिन अमेरिका का जो नंबर है ये भारी नंबर है। ब्राजील ताजा ताजा निकल करके बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। अब ये कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से समझिएगा। चाइना जो है ना, ये 20.65 मिलियन टन सोयाबीन पैदा करते हुए भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन का। और ये इंपोर्ट अब तक करता था अमेरिका से। कब तक? जब तक ये टैरिफ युद्ध शुरू नहीं हुआ था। कितना करता था? साढ़े बारह बिलियन टन के आसपास का सोयाबीन इंपोर्ट होता था यूएस से चाइना के लिए। मतलब चाइना इतना बड़ा सोयाबीन का कंज्यूमर था। जब इतना बड़ा कंज्यूमर था तो यूएस के अंदर, और आज से नहीं, 1990s से सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है ये। और ये हमेशा चाइना से सोयाबीन मंगा करके खा रहा है साहब। अच्छा साहब, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है ना, 54% अकेले चाइना को जाता है। और ये कहां से जाता है? अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका के तमाम वो राज्य हैं जो हरे भरे दिख रहे हैं आपको, यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है चाइना को। अच्छा, इनमें से मैंने एक राज्य आपको यहां पर मार्क किया हुआ है, इसका नाम है आओवा। ये वाला जो राज्य है, इस राज्य की एक विशेष महिमा है साहब। वो क्या? चीनी राष्ट्रपति खुद यहां पर कई बार आ चुके हैं ये सीखने कि तुम लोग सोयाबीन पैदा कैसे करते हो, और वही तरीका हम चाइना में अपनाएंगे। मतलब एक तरह से समझिए एग्रीकल्चर सीखने के लिए यहां आ चुके हैं। यहां के लोग चाइना के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वाला पूरा बेल्ट ट्रंप का भी वोट बैंक है। ऐसा होता है कि कुछ बॉर्डर एरियाज जो हैं वो बाइडेन के हैं, क्योंकि वहां पर माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो बाइडेन के फेवर वाले लोग हैं। ये मध्य अमेरिका है, यहां पर ट्रंप का बड़ा प्रभाव है। तो ट्रंप वाले जो क्षेत्र हैं, यहां सोयाबीन बहुत पैदा होता है। कोइंसिडेंस है कि ये लोग चाइना के भी बहुत फेवर वाले देश हैं। अच्छा, ये 2023 में, ये मैं आपको सामने एक न्यूज दिखा रहा हूं, 2012 की एक तस्वीर है। ये 2012 की तस्वीर 2023 में छपी थी, जब ये एपेक की मीटिंग के लिए यूएस आए थे। उस समय दिखा रहे हैं कि 2012 में देखो शी जिनपिंग कैसे इस क्षेत्र में आए थे। कौन से क्षेत्र में आए थे? आउवा में आए थे। ये आउवा करके जो जगह है, इस जगह पर आए थे, और इस जगह पर इन्होंने किसानों के साथ बातचीत की थी। ये सारे किसानों के साथ में बातचीत, इधर की तरफ किसान खड़े हैं, ये इनका पूरा प्रतिनिधि मंडल है, ये जानने आए थे। और इंटरेस्टिंग बात और थोड़ा देखें तो ये 1985 में शी जिनपिंग, तब थोड़े जवान हुआ करते थे, 1985 में शी जिनपिंग यहां पर अपना पूरा मंडल, प्रतिनिधि मंडल लेकर आए थे, ये जानने के लिए कि यहां सोयाबीन कैसे पैदा होता है। मतलब क्यूरियस शी जिनपिंग। ठीक है, तो शी जिनपिंग यहां से सीख करके खुद के क्षेत्र में भी सोयाबीन पैदा किए, लेकिन यहां के लोगों के साथ एक कनेक्ट बहुत अच्छा बनाकर गए थे। तो यहां से मतलब चाइना के लिए माल पैदा होता है, इस तरह का माहौल बना रहता है। चलिए साहब, ये वाली बात भी हो गई। अब कहानी कहां आई? कहानी आई इन भाई साहब के दिमाग में टैरिफ लगाने की। टैरिफ लगाने की आई तो इनने कहा कि यार हमारी वजह से भी तो आपके बहुत से राज्यों में फायदा हो रहा है, और जहां फायदा हो रहा है वहां वोट बैंक है आपका। आपने अगर हमसे कुछ खेला खेला तो हम वहां खेला खेल देंगे, और हुआ भी यही। जब भाई साहब ये टैरिफ टैरिफ करे जा रहे थे, चीन ने केवल एक आदेश से इनके यहां से आ रहा सोयाबीन रोक दिया। चाइना ने हॉल्ट कर दिए सारे ऑर्डर कि यूएस से अब सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। इधर ब्राजील धमाधम सोयाबीन पैदा कर रहा था। इन्होंने $12.5 बिलियन साल का खरीदने वाला जो सोयाबीन था उसको $0 पर पहुंचा दिया। आप अगर देखें तो आप जानकर हैरान होंगे, ग्राफ को यो शप से नीचे लिया है। 2024 में इतना माल बिक रहा था, और यहां पर आप अप्रैल तक आते आते देखो, जब टैरिफ युद्ध चलना शुरू हुआ, $0 पर लिया है। और इसकी जगह किसको यूज कर लिया? ब्राजील को यूज कर लिया। चाइना वालों ने कहा ब्राजील तुम बेचो हमें। इंटरेस्टिंग था, ब्राजील महंगा बेचता था, लेकिन इन्होंने महंगा खरीदा। अमेरिका से नहीं खरीदना भाई साहब, तो ये अमेरिका से नहीं खरीदा। ठीक है, इसकी खबर इस तरह से बनती है कि 1990s के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना ने अमेरिका को इस बारे में कि बेटा लो तुम्हारे यहां से आप सोयाबीन नहीं खरीद रहे। कोई बात नहीं, ये एक मार थी अमेरिका पर। जिस क्षेत्र में मार पड़ी उस क्षेत्र से ट्रंप का प्रभाव खराब होने लगा, क्योंकि वो सब लोग बड़े किसान थे और वो ट्रंप को खोचने लगे कि सर आपकी वजह से दिक्कत आ गई। ट्रंप को उनके लिए विशेष मार्शल प्लान के तहत राहत देनी पड़ी। ये किसान हैं जो कि खींचने लग रहे हैं इस समय पर अमेरिका के अंदर कि साहब इनके चलते हमारा नुकसान हो गया। सोयाबीन फार्मर्स नाराज हैं, और वो इस समय ट्रंप के क्षेत्र में है, और ट्रंप जो है इनसे समझ में आता है कि अगर ये नाराज रहे तो हमारा नुकसान होगा। ट्रंप को विशेष रूप से राहत पैकेज अब इन क्षेत्रों में चलाने पड़े। एक खेला तो ये हुआ। चाइना ने एक खेला और खेला, इसीलिए ट्रंप ने यहां पर सोयाबीन फार्मर्स के लिए अलग से लाइन लिखी, भाई परेशान मत हो, तुम लोगों के लिए मैं शी जिनपिंग से बात करने वाला हूं अगले 4 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है साहब, एक और खेल होता है साहब। इस बीच में क्या खेल होता है? अभी यूएन के अंदर ना सारे देश बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और उस समय बातचीत जब कर रहे थे तो वहां पर अमेरिका के वित्त मंत्री यूएन में अपना भाषण देने वाले थे। उनके मोबाइल पर वहां के कृषि मंत्री का एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मतलब एक मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है।
वो एक एसोसिएट प्रेस करके न्यूज़ चैनल है, उसके पत्रकार ने फ़ोटो खींच ली। मतलब ऐसा होता है ना, पत्रकार तो झाँक ही रहे होते हैं, कौन क्या कर रहा है। तो नेताजी मोबाइल में क्या देख रहे हैं, नेताजी के मोबाइल की फ़ोटो खींच ली, कैमरा अच्छा था। उस कैमरे के अंदर जो बात निकल कर आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उससे अमेरिका में एक अलग माहौल बन गया। क्या हुआ, मंत्रियों का परिचय मैं करा दूं। अमेरिका के वित्त मंत्री थे स्कॉट बेसेंट और यूएन में वो भाषण देने वाले थे और कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग का उनके पास मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि भाई साहब, आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने अभी कल ही तो अर्जेंटीना को राहत पैकेज दिया था। अर्जेंटीना, मैंने याद दिलाया था ना, ब्राजील के बाद में तीसरा नंबर का सबसे, ब्राजील, अमेरिका और अर्जेंटीना, मतलब सोयाबीन प्रोड्यूसर। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश के यहाँ पर बड़ी दिक्कत चल रही थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसने अमेरिका से बेल आउट पैकेज मांगा था कि साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें पैसा दो। कल ही यानी कि एक दिन पहले ही अमेरिका ने उनको बेल आउट पैकेज दिया था। बेल आउट पैकेज दिया ताकि तुमको राहत मिले और तुम उबर के वापस खड़े हो पाओ। इधर से बेल आउट पैकेज पाता है वो अर्जेंटीना, और दूसरी तरफ वो चाइना को बोलता है कि मैं आपको सोयाबीन देने को तैयार हूं और इस बार मैं ब्राजील से भी सस्ता सोयाबीन दूंगा, मैं आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी हटा दूंगा। एक तरीके से तीनों में कंपटीशन था, अर्जेंटीना वो भी जीत गया। मतलब एक तरीके से अर्जेंटीना अमेरिका से पैसा पाया और खुद के यहां पर टैक्स कम करके, जिस टैक्स से वो खुद के यहां पर बेल आउट पैकेज की वापसी कर सकता था, वो टैक्स कम करके एक्सपोर्टर के रूप में बैठ गया सोयाबीन का। ये कृषि मंत्री जो है इनको बता रहे हैं कि सर, आप बेल आउट जिसको पैकेज दिए थे उसने हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अर्जेंटीना का खेल हो गया। अर्जेंटीना ने जो ट्रंप के साथ किया वो अपने आप में बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले तो बेचारे की मदद की थी और चाइना ने अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया। ये दूसरी बड़ी खबर सितंबर 24 के दिन बाहर निकल कर आ गई। अर्जेंटीना ने चाइना को सोयाबीन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये खबर अपने आप में अमेरिकी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक थी कि पहले ब्राजील, अब अर्जेंटीना, अब हमारा माल कैसे बिकेगा। और अमेरिका परेशान ही इस बात से है कि यार मैं अपने वोट बैंक को, क्योंकि किसान एक बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है, मतलब कि भाई वो लोग हैं जो वोट के लिए सीधा सीधा ट्रंप को परेशान कर सकते हैं। ट्रंप की जैसे ही एकदम कंठ पकड़ में आए तो ये तुरंत चल पड़े कि भैया सुनो, हम तुमसे बात करने आ रहे हैं। सोयाबीन प्राथमिकता है। 4 हफ्ते बाद भी बोल सकते थे इस बात को, पहले इसलिए बोला ताकि अमेरिका के अंदर थोड़ा सा रेस्ट बना रहे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो। उम्मीद है कि अब आप इस पूरी कहानी को समझ गए हो। तो ऐसे में अमेरिका का सोयाबीन फार्मर्स के लिए फिलहाल तो एड पैकेज की घोषणा हुई है, लेकिन ये ट्रंप से जरूर बातचीत इस पर वो शी जिनपिंग से जरूर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी इस यात्रा से मायने जो निकलते हैं वो समझ में आए हों, और यात्राएं व्यापार के लिए कितना जरूरी है ये तो अमेरिका और चाइना जानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए कितनी जरूरी है ये एपेक मीटिंग के बाद में पता चलेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी बातें बाजार की हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे भी रेगुलर देखते रहें। हमने एक आईपीओ के बारे में वहां जानकारी दी है, आप उसे देखें और समझें कि किस तरह से वो फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ दशहरे पर हमने आपके लिए ऑफर निकाला था अपनी पाठशाला और बातें बाजार के एप्लीकेशन पर। आप उस ऑफर का लाभ लें और अपने लिए अगर जरूरी हो तो आप अपने लिए कोर्सेज वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।